मधु के वापस जाने की बात सुनकर करण ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, मधु यार, हम आज ही तो यहाँ आए हैं, मैं कुछ दिन और तुम्हारे साथ यहाँ रुकना चाहता हूँ। मधु उसकी ओर देखकर बोली, मैं भी आपके साथ यहाँ रुकना चाहती हूँ करण, पर अगर मैं यहाँ ज्यादा दिन रुकी तो ऋषभ को लगेगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और मैं नहीं चाहती कि उसे ये बात पता चले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मधु कि तुम क्या कह रही हो। मधु कुछ पल सोचकर बोली, करण, उस रात हम दोनों साथ थे, ये बात ऋषभ को नहीं पता क्योंकि ये बात हम दोनों के अलावा रोहित और मीरा जानते हैं और वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वही करूंगी जो ऋषभ मुझसे करवाना चाहता हूँ। मतलब तुम मुझसे डिवोर्स लोगी? करण ने पूछा तो मधु उसे गुस्से में घूरने लगी। करण फिर से मुस्कुराने लगा। अच्छा बाबा, बोलो क्या प्लान है तुम्हारा? मधु गुस्से में उठकर बोली, अब मुझे कुछ नहीं बताना आपको, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। करण भी उठकर बैठ गया और उसके गाल को छूकर बहुत प्यार से बोला, नहीं उड़ाऊंगा, अब बताओ क्या प्लान है? मधु झट से बोली, हम ऋषभ को ये यकीन दिलाएंगे कि वो उसके प्लान में कामयाब हो गया है। मैं ऋषभ के सामने आपसे झगड़ा करूंगी, थोड़ी सी आपकी इंसल्ट भी करूंगी और फिर आपसे दूर रहने का नाटक भी करूंगी ताकि ऋषभ को ये यकीन हो जाए कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया है। हम डिवोर्स लेने का नाटक भी करेंगे और फिर मैं उससे उसके सारे गुनाह कबूल करवाऊंगी। उससे कहूंगी कि मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन तब करूंगी जब वो मुझे ये बता देगा कि उसने नंदिनी के साथ क्या किया है। और हाँ, आप मुझे एक ऐसा कैमरा लाकर देंगे जिसे मैं अपने मंगलसूत्र में छिपा सकूं और जो आपके फोन से कनेक्ट हो ताकि आप भी उस पर नजर रख सको। कैसा लगा मेरा प्लान? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मधु को हैरानी से देखे जा रहा था। करण का ऐसा चेहरा देखकर मधु का चेहरा उतर गया और उसने उदास होकर पूछा, क्या हुआ? मेरा प्लान आपको पसंद नहीं आया क्या? बहुत बढ़िया प्लान है तुम्हारा मधु, करण उसे एकटक देखते हुए बोला। तो मधु ने गुस्से में पूछा, अगर अच्छा प्लान है तो आपने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है जैसे आपने इससे घटिया प्लान कभी सुना ही ना हो? करण मुस्कुराते हुए बोला, वो क्या है ना, मुझे मेरी रोंदू मधु से इतने बेहतरीन प्लान की उम्मीद नहीं थी। उसके इतना कहते ही मधु का मुंह खुल गया। उसने गुस्से में पिल्लो उठाया और उसे मारते हुए बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आपने मुझे रोंदू कहा? करण ने दूसरा पिल्लो उठाया और खुद को बचाते हुए बोला, मैंने वही कहा मधु, जो सच है। ये सुनकर मधु का गुस्सा और बढ़ गया। करण, अपना बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, मुझे अब आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। इतना कहकर उसने पिल्लो करण के ऊपर फेंका और बेड से उठकर गैलरी की ओर बढ़ने लगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो करण भी उठकर उसके पीछे दौड़ा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए आहिस्ता से उसके कान में बोला, बाहर बहुत ठंड है मधु, अंदर चलो। मुझे नहीं जाना, मधु मुंह बनाकर बोली। करण मुस्कुरा दिया, अगर तुम्हें ज्यादा ठंड लग गई तो कहीं मुझे फिर से उस रात। उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि मधु ने पलटकर उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। आप वो पहले वाले अकड़ू और खड़ूस करण ही ज्यादा अच्छे थे, अब तो आप बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। करण ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब लाकर बोला, इंसान तो मैं शरीफ ही था मधु, पर तुम्हारी ये जो दो खूबसूरत आंखें हैं ना, इन्होंने करण खुराना पर अपने इश्क का ऐसा काला जादू किया है कि मैं इन खूबसूरत आंखों का गुलाम हो गया हूँ। इसलिए जो ये मुझसे करने के लिए कहती है मैं वही करने लगता हूँ। मधु ने भी उसके गले में अपनी बाहें डाली और मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो अब आप अपनी इन शरारतों का इल्जाम मेरी आंखों पर लगाएंगे? तो क्या पड़ोसी की बीवी की आंखों पर लगाऊं? करण फट से बोला। मधु का मुंह फिर से खुल गया। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथों से करण की बनियान पकड़ी और बोली, खबरदार मिस्टर खुराना, जो मेरी आंखों के अलावा कभी किसी और लड़की की आंखों में नजर उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? करण उसे फिर से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बहुत अच्छे से समझ गया मिसेस खुराना, और हाँ, अब अगर आपने ऐसा मजाक दोबारा किया तो मैं सारी रात यही बर्फ में खड़ी रहूंगी। मधु के इतना कहते ही करण ने उसे गोद में उठा लिया और उसे रूम में ले जाते हुए बोला, बर्फ में तो तुम तब खड़ी रहोगी ना जब मैं तुम्हें यहाँ खड़े रहने दूंगा। उसने फिर से अपने पैर से दरवाजा बंद किया और मधु को बेड पर लेटा दिया। अब चुप करके सो जाओ, रात के 2 बज चुके हैं। करण लेटकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मधु भी मुस्कुरा दी और कुछ पल सोचकर बोली, करण, पर मेरे ये सब करने से हमारी फैमिली बहुत अपसेट हो जाएगी। तुम्हारा प्लान एकदम परफेक्ट है मधु,
इसलिए हम वही करेंगे जो तुमने सोचा है। और रही बात हमारी फैमिली की, तो ऋषभ की असलियत बाहर आते ही वो सब तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। बड़ी मोम को छोड़कर उस घर में ऋषभ का साथ कोई नहीं देगा। करण बिना अपनी आंखें खोले बोला। पर करण, पिछले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया है कि मम्मा भी ऋषभ से बहुत प्यार करती है। कहीं ऋषभ का सच सबके सामने लाने में हम मम्मा को दुखी ना कर दे। मेरी मम्मा ऋषभ से कितना ही प्यार क्यों ना करती हो मधु, पर वो उसके इस घिनौने जुर्म में उसका साथ कभी नहीं देगी। इनफैक्ट जब उन्हें सच पता चलेगा तो सबसे पहले वही ऋषभ के खिलाफ खड़ी नजर आएंगी। करण की ये बात सुनकर मधु फिर से सोच में पड़ गई। करण ने उसे अपनी बाहों में भरा और बोला, अब ये सब सोचना छोड़ो मधु और चुपचाप सो जाओ, वरना मैं तुम्हारी साइड की भी लाइट्स ऑफ कर दूंगा, फिर सोना अंधेरे में। उसके इतना कहते ही मधु ने तुरंत अपनी आंखें मींच ली और करण को पकड़ लिया। दूसरी ओर ऋषभ विराट की बर्थडे पार्टी में पहुंचा तो पार्टी के सारे गेस्ट नशे में झूम रहे थे और बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था। ऋषभ ने चारों ओर नजरें घुमाकर एनी को ढूंढने की कोशिश की तो उसे एनी लक्की के गले में बाहें डाले डांस करती हुए नजर आई। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और उनकी ओर बढ़ने लगा। वो कुछ कदम भी नहीं चला था कि तभी विराट ने आकर उसकी बांह पकड़ ली। हे ऋषभ, तू यहाँ? तूने तो मुझे मना कर दिया था कि तू आज यहाँ नहीं आएगा, तो फिर अचानक से कैसे चला आया? ऋषभ की नजर एनी पर ही थी, इसलिए उसने विराट की बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर से एनी के पास जाने लगा। पर तभी विराट फिर से बोला, यार कम से कम अपने दोस्त को बर्थडे विश तो कर दे। ऋषभ ने उसकी ओर देखा और उसके गले लगकर बोला, हैप्पी बर्थडे विराट। विराट मुस्कुरा दिया। उसने पास से गुजर रहे वेटर की ट्रे से 2 शराब के ग्लास उठाए और एक ग्लास ऋषभ की ओर बढ़ाकर बोला, थैंक्स यार, अब जब तू मेरे बर्थडे में आ ही गया है तो एक ड्रिंक तो बनती है। ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चल गया। विराट ने खुद ही दोनों ग्लास खत्म कर दिए। ऋषभ एनी के पास पहुंचा तो वो लक्की के साथ बहुत क्लोज डांस कर रही थी। ऋषभ ने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और अपने गुस्से पर काबू किया। एनी, ऋषभ ने पीछे से एनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा तो उसने पलटकर देखा। अपने सामने ऋषभ को खड़ा देखकर उसके जैसे होश ही उड़ गए। वो लक्की से दूर हो गई और नजरें झुकाकर इधर उधर देखने लगी। ऋषभ, वो मैं। लक्की ने अपनी सफाई दी, पर ऋषभ ने उसे अपनी हथेली दिखाकर चुप रहने का इशारा कर दिया। लक्की कुछ नहीं बोल सका। ऋषभ ने एनी से पूछा, घर चले एनी, रात के 2:30 बज रहे हैं और सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। एनी ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिला दिया। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। लक्की और विराट के साथ सब लोग उसे जाते देख रहे थे। ऋषभ ने एनी को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी लॉक करके बोला, तुम यहीं बैठो, मैं बस 5 मिनट में आया। प्लीज भैया, मेरी बात। एनी इसके आगे कुछ कह पाती तब तक ऋषभ फार्म हाउस के अंदर जा चुका था। उसे फिर से देखकर लक्की तुरंत ऋषभ के पास आया। ऋषभ, मैं एनी से सच में प्यार करता हूँ, कोई खेल नहीं खेल रहा उसके साथ। मैंने तो तुझसे पूछा ही नहीं कि तू मेरी बहन से प्यार करता है या उसके साथ कोई खेल खेल रहा है, तो फिर सफाई किस बात की दे रहा है? ऋषभ ने गुस्से में पूछा। लक्की कुछ नहीं बोल पाया। ऋषभ उसके और करीब आया और गुस्से में बोला, तू क्या है लक्की, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए मेरे सामने ये प्यार का नाटक करने का सोचना भी मत। प्यार मोहब्बत जैसे शब्द तेरे जैसे लोगों के मुंह से अच्छे नहीं लगते। दोस्त है तू मेरा, बस इसलिए अभी तक सही सलामत खड़ा है, वरना अगर तेरी जगह कोई और होता तो अब तक मैं उसे जमीन में जिंदा दफन कर चुका होता। इसलिए मेरी तरह तू भी हमारी दोस्ती का लिहाज कर और आज इस पल के बाद दोबारा मेरी बहन के आसपास के 500 किलोमीटर के दायरे में भी नजर मत आना, समझा? इतना कहकर वो जाने लगा, पर कुछ कदम चलकर वो रुक गया। उसने पलटकर लक्की की ओर देखा और गुस्से में बोला, और अगर मेरे समझाने के बाद भी तूने एनी से मिलने या उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो जिंदा जला दूंगा तुझे। ऋषभ की धमकी सुनकर लक्की और विराट उसे आंखें फाड़े देखने लगे, पर वो गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही विराट ने लक्की के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तू सच में एनी से प्यार करता है? लक्की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बहुत प्यार करता हूँ, पर एनी से नहीं, उसकी दौलत से। कमीने, ऋषभ दोस्त है हमारा, उसकी बहन को तो छोड़ देता। विराट हंसते हुए बोला। लक्की भी मुस्कुरा दिया। उसने टेबल पर रखा शराब का ग्लास उठाया और उसे पीते हुए बोला, अगर एनी को छोड़ दूंगा
तो खुराना हाउस में कैसे घुसूंगा? मतलब? विराट ने शराब पीते हुए पूछा। तो लक्की कुछ कदम चलकर बोला, खुराना खानदान का दामाद बनने का सपना तो मैंने उसी दिन देख लिया था जब मैंने एनी को पहली बार देखा था, पर फिर वो विदेश पढ़ाई करने चली गई और मैं मन में सोच कर रह गया। पर फिर करण की शादी में एनी वापस लौट आई, तब से उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जाकर फंसी है। इतना कहकर उसने अपना पूरा ग्लास खत्म कर दिया और फिर एनी को कॉल करते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही विराट मन ही मन बोला, लगता है इसके दिन पूरे हो गए हैं। जो ऋषभ खुराना और करण खुराना की बहन को पाने का ख्वाब देख रहा है। दोनों भाइयों की भले आपस में नहीं बनती हो, पर जब बात अपनी बहन की होगी तो दोनों मिलकर इसे जान से मार देंगे। इससे दूर रहने में ही भलाई है। इतना कहकर वो भी फिर से शराब पीने लगा। इधर ऋषभ ड्राइव कर रहा था और एनी परेशान सी उसके पास में बैठी थी। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। वो फोन देखती उसके पहले ही ऋषभ ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। लक्की का नंबर देखकर उसकी आंखों में जैसे खून ही उतर आया, पर एनी की वजह से उसने अपने गुस्से पर काबू किया और उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया। भैया, मैं लक्की से प्यार करती हूँ, बहुत अच्छा है वो। एनी के इतना कहते ही ऋषभ ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और बिना कुछ कहे गाड़ी ड्राइव करने लगा। पर तभी उसके फोन की बेल बज उठी। उसने फोन देखा और कॉल रिसीव की। चाची, एनी मेरे साथ है, मैं बस उसे लेकर घर ही आ रहा हूँ। शालिनी कुछ कहती या पूछती, उसके पहले ही ऋषभ ने कॉल कट कर दी। उसके फोन काटते ही पूजा ने शालिनी से पूछा, क्या हुआ भाभी, एनी मिल गई ना? एनी ऋषभ के साथ है पूजा, वो उसे लेकर बस आ ही रहा है। शालिनी ने जवाब दिया। सबकी जान में जान आ गई, पर शोभा अभी भी परेशान सी कुछ सोच रही थी। शालिनी आकर उनके पास बैठी और बोली, माँ, ऋषभ एनी को लेकर आ रहा है, आप प्लीज जाकर सो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं शालू, अब तक हम सो ही रहे थे, पर अब जागना जरूरी हो गया है, शोभा बोली। सब उन्हें एकटक देखने लगे। वो परेशान होकर फिर से बोली, रात के 3 बजने को आए हैं और इस घर के 2 बच्चे अभी तक घर नहीं आए। आरव ने भी फोन करके किसी को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो कहाँ है और कब तक आएंगे। करण को छोड़कर इस घर के बाकी बच्चों को इस बात का कोई एहसास नहीं है कि इस घर और घर के लोगों के लिए उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो यूं रात के 3 बजे तक घर से बाहर नहीं रह सकते। कौन घर से बाहर है? तभी वनराज ने घर में आते हुए पूछा। उनकी आवाज सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वनराज अतुल के साथ अंदर आए। वो फिर से कुछ पूछने जा ही रहे थे कि शांति तुरंत बोली, एनी अब तक घर नहीं लौटी है, इसलिए सब उसे लेकर परेशान है। ये सुनकर वनराज और अतुल के जैसे होश ही उड़ गए। अतुल ने अपना बैग काउच पर रखा और पूजा के पास आए। पूजा घबराई हुई सी नजरें झुकाए खड़ी थी। रात के 3:30 बजने को आए हैं और एनी अब तक घर नहीं आई है। पर तुमने मुझे फोन करके बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों पूजा? वो आप होशंगाबाद गए हुए थे तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। ऋषभ एनी को लेकर बस आ ही रहा है, पूजा ने डरते हुए जवाब दिया। अतुल गुस्से में उससे कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी ऋषभ एनी के साथ वहां आ गया। एनी को देखते ही सबने सुकून की सांस ली। पूजा गुस्से में एनी के पास आई। कहाँ थी इतनी रात तक? एनी कुछ कहती उसके पहले ही ऋषभ बोला, चाची, इसकी एक कॉलेज फ्रेंड का बर्थडे था तो एनी उसी की बर्थडे पार्टी में गई थी। इसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी और उसकी फ्रेंड ने मानपुर के अपने फार्म हाउस में पार्टी दी थी, बस इसलिए इसे आने में देर हो गई। इसके फोन के साथ साथ इसके बाकी दोस्तों के फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी क्या, जो इसने किसी और के नंबर से भी घर में किसी को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। अतुल ने गुस्से में पूछा तो ऋषभ कुछ नहीं बोला। पूजा गुस्से में एनी की बाह पकड़कर बोली, मुझे कभी नहीं लगा था एनी कि तू ऐसे हमारी दी गई छूट का गलत फायदा उठाएगी। तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरी वजह से तेरा पूरा परिवार परेशान हो सकता है। सुबह होने को आई है पर घर में कोई भी नहीं सोया, सब तेरी फिक्र में अब तक जाग रहे हैं। अगर ऋषभ तुझे लेने नहीं जाता तो शायद तू अभी भी घर नहीं आती, है ना? आई एम सॉरी मॉम, पार्टी में फ्रेंड्स के साथ मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। आज माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, एनी ने सिर झुकाकर कहा। पूजा गुस्से में कुछ कहने ही जा रही थी कि शोभा बोली, एनी अपने कमरे में जाइए बेटा। एनी दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई, पर सब लोग शोभा की ओर देखने लगे। एनी के जाते ही शोभा बोली, सुबह होने को आई है,
सब लोग थोड़ी देर जाकर सो जाइए, सुबह बात करते हैं। शोभा के आगे कोई कुछ नहीं बोल सका और सब एक एक करके अपने कमरे में चले गए। पर वनराज शोभा के पास आकर बोले, माँ आरव को बलदेव अपने साथ मुंबई ले गया है, एक बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस है वहाँ। करण के बिहाव में बलदेव चाहता था कि आरव ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करे, बस इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया है। कल शाम तक दोनों लौट आएंगे। वक्त कम था, इसलिए वो दोनों ऑफिस से सीधे ही निकल गए, इसलिए आपको नहीं बता सके और आप एनी की फिक्र मत करिए, मैं सुबह उससे बात करूंगा, आइंदा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। आप सो जाइए। आप जाइए बेटा, हम ऋषभ से बात करके सोने चले जाएंगे। वनराज ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चले गए। उनके जाते ही शोभा ऋषभ से बोली, हमारे साथ हमारे कमरे में आइए बेटा। ऋषभ ने सिर हिलाया और उनके साथ उनके कमरे में आया। कमरे में आते ही शोभा ने पूछा, एनी किसके साथ थी ऋषभ? शोभा के इस सवाल पर ऋषभ सोच में पड़ गया। उसका चेहरा देखकर शोभा फिर से बोली, आपकी खामोशी हमसे कह रही है कि हम जो सोच रहे हैं वही बात है। एनी किसी लड़के के साथ थी, है ना? ऋषभ ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर शोभा को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर वो परेशान होकर चेयर पर बैठ गई। ऋषभ उनके पैरों के पास बैठकर बोला, दादी आप फिक्र मत करिए, लक्की से कैसे निपटना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। आज के बाद वो एनी के आसपास भी नहीं भटकेगा, ये वादा है मेरा आपसे। आप बस एक अच्छा सा लड़का देखकर जितनी जल्दी हो सके एनी की शादी कर दीजिए, यही उसके लिए ठीक रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं बेटा, हम कल ही एनी के रिश्ते की बात करते हैं। शोभा परेशान होकर बोली। ऋषभ ने अपनी दादी के गाल को छुआ। अब आप सो जाइए दादी, इतनी देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, सो जाए। आइए। उसने शोभा को उठाया और बेड पर लेटाया। उनके कमरे के बाहर खड़े अतुल ने ये सारी बातें सुनी और परेशान होकर अपने कमरे में चले गए। ऋषभ ने भी शोभा को ब्लैंकेट उड़ाए और वहां से चला गया। शोभा ने सोने की बहुत कोशिश की, पर एनी की फिक्र में वो सारी रात नहीं सो सकी। सुबह के 6 बजते ही मधु के फोन की अलार्म बजने लगी। अलार्म की आवाज सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उसने नजरें उठाकर सबसे पहले करण की ओर देखा, जो उसे बाहों में लिए सो रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बहुत प्यार से करण को देखा और उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ी, पर फिर उसने खुद को रोक लिया और उठकर जाने लगी। पर करण ने उसे अपने करीब खींच लिया। मधु हैरानी से उसे देखने लगी। करण ने उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर पूछा, क्या हुआ? मुझे किस करते करते रुक क्यों गई? मधु मुस्कुराते हुए नजरें झुकाकर जाने लगी, तो करण ने उसे पकड़कर फिर से बैग पर लेटा दिया और उसकी कलायां पकड़कर बोला, आज नहीं मधु, आज तो तुम मुझे किस करने के बाद ही जा सकोगी। मधु खुद को छुड़ाते हुए बोली, करण क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, आज हमें वापस इंदौर जाना है, मुझे पैकिंग करनी है, मुझे किस करो और चली जाओ। मधु गुस्से में बोली, करण आप भी ना हद करते हैं, सुबह सुबह ही शुरू हो गए। लोग सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं और आपको ये सब सूझ रहा है, छोड़िए मुझे। पर शुरुआत तो तुमने ही की थी। मधु ये सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने करण के गाल को चूमा और बोली, अब तो जाने दीजिए। करण ने आहिस्ता से ना में अपना सिर हिला दिया, तो मधु मासूमियत से बोली, प्लीज। करण ने बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, जाओ। मधु गुस्से में भड़की, करण आप भी ना हद करते हैं, इतनी जल्दी जाओ बोल दिया, कम से कम थोड़ी देर तो और मुझे तंग करना चाहिए था ना। उसके इतना कहते ही करण को हंसी आ गई और मधु को भी। आई लव यू, करण मुस्कुराते हुए बोला। मधु भी उसके गले लगकर बोली, आई लव यू करण। इधर खुराना हाउस में सब लोग नाश्ता कर रहे थे। एनी और ऋषभ को छोड़कर पूरा परिवार वहां मौजूद था। शोभा अभी भी एनी के लिए बहुत परेशान थी और कुछ खा भी नहीं रही थी। शालिनी उनकी प्लेट में पराठा रखते हुए बोली, माँ नाश्ता करिए ना, पराठे ठंडे हो जाएंगे। शोभा कुछ पल सोचकर बोली, हमें आप सब लोगों से एनी को लेकर कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए माँ, वनराज बोले। शोभा ने अतुल की ओर देखा और कुछ पल सोचकर बोली, एनी की उम्र अब शादी लायक हो चुकी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि सही उम्र में सही लड़के से उनकी शादी कर दी जाए। इसलिए हमने एनी के लिए एक लड़का पसंद भी कर लिया है। सब उन्हें बड़ी ही उत्सुकता से देखने लगे। शालिनी ने पहले पूजा की ओर देखा, जो बहुत परेशान थी, और फिर शोभा से बोली, माँ मैं मानती हूँ कि कल रात एनी से गलती हो गई। उसे यूँ हमें बिना बताए इतनी रात तक अपनी सहेलियों के साथ नहीं होना चाहिए था।
पर ये एनी की पहली गलती है। अगर हम उसकी पहली ही गलती पर उसे ऐसे सजा देंगे तो एनी पर इसका गलत असर पड़ सकता है। माँ ने बिल्कुल सही फैसला लिया है भाभी। मुझे भी यही लगता है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर देनी चाहिए। माँ, अगर आपने एनी के लिए कोई लड़का पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। बताइए न कौन है वो लड़का? अतुल ने पूछा। मधु के छोटे भाई अबीर, शोभा ने तुरंत जवाब दिया। सब लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे और फिर एक दूसरे का चेहरा तंकने लगे। पर तभी शांति गुस्से में भड़की। माँ, उस घर से हमने रिश्ता मजबूरी में जोड़ा था। उस रात अगर वो धोखेबाज लड़की रिद्धिमा शादी का मंडप छोड़कर नहीं भागी होती तो हम मधु को इस घर की बहू कभी नहीं बनाते। पर इस बार हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हमें उन फटीचरों के घर अपनी बेटी ब्याहनी पड़े। ये सुनकर वनराज गुस्से में बोले, वो लोग तुम्हारे सोकोल रईस लोगों से कहीं गुना ज्यादा ऊंचे हैं। और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि शादी की रात जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारे रईस बेटे और उस बिगड़ी हुए रईसजादी का किया धरा था। अगर उस रात मधु नहीं होती तो खुराना खानदान की इज्जत नीलाम हो चुकी होती। इसलिए मधु और उसके परिवार की ऊंची सोच से तुम अपनी घटिया सोच को कंपेयर ना ही करो तो बेहतर होगा। और रही बात अबीर की, तो मुझे लगता है कि अबीर से अच्छा लड़का अगर हम चिराग लेकर भी एनी के लिए तलाशेंगे तो भी नहीं मिलेगा हमें। उस लड़के ने अपने दम पर कामयाबी हासिल की है। वो हमारी एनी को वो सब देगा जिसका ख्वाब हमने देखा है। भैया ठीक कह रहे हैं, मुझे भी अबीर बहुत पसंद आया था। और फिर अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं। उस घर में हमारी एनी हमेशा खुश रहेगी। माँ, प्लीज जितनी जल्दी हो सके हमें अबीर के घर रिश्ता लेकर जाना चाहिए। अतुल बोला। शांति गुस्से में बिना नाश्ता किए भनभनाती हुए अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही वनराज बोले, माँ, मुझे लगता है कि पहले हमें मधु और करण से इस बारे में बात करनी चाहिए। उनकी रजामंदी के बाद ही अगर ये बात आगे बढ़ाई जाए तो ठीक रहेगी। हाँ बेटा, हम भी यही सोच रहे थे। तभी शोभा कुछ सोचते हुए बोली। सीढ़ियों पर खड़े ऋषभ ने भी ये सारी बातें सुनी और अपने कमरे में आ गया। वो मन ही मन खुद से बोला, उस परिवार को तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ और एनी के लिए उससे बेहतर परिवार और अबीर से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा हमें। पर कहीं अगर उस घर के लोगों को ये पता चल गया कि मैंने मधु के साथ क्या किया था तो वो लोग उसका बदला मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाकर ना ले। पर लक्की को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मुझे उसका कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। बहुत मुश्किल से मधु मेरे जाल में फंसी है। मैं यूं लक्की को अपना गेम बिगाड़ने नहीं दूंगा। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा जिससे मुझे मधु भी मिल जाए और एनी पर कोई मुश्किल भी ना आए। इतना कहकर वो सोच में पड़ गया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।